Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो जो है ये जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया है नाअहली का नवाज शरीफ के बारे में, उसके सिलसिले में है और इंडियन मीडिया जो इसके बारे में बातें कर रहा है और हमारी पाक आर्मी और ISI के बारे में उल्टी सीधी बकवास कर रहा है, ये सिलसिले में है। इसमें इंडियन मीडिया के रिमार्क्स आप देखेंगे और सुनेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कि पाकिस्तान का कोई लीडर नहीं बल्कि इंडियन लीडर को कोई सज़ा दी गई है या उसे हटाया गया है। और इसमें आप अगर कंप्लीट वीडियो देखें तो एंड में आपको एक सिरिल अल्मेडा का एक और राज आपके सामने खुल के सामने आएगा। मेरा अब तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर देखिएगा ताकि जब कल को ये डॉन लीक्स का मामला दोबारा ओपन हो तो आपको पता याद रहे कि ये सिरिल अल्मेडा एक्चुअली किस नेचर का इंसान था। तो अब आप वीडियो देखें और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। भ्रष्टाचार के मामले में गई PM की कुर्सी, सुप्रीम कोर्ट से दोषी ठहराए गए नवाज शरीफ। कोर्ट के फैसले के बाद शरीफ ने दिया इस्तीफा। नवाज के जाने का क्या होगा भारत पर असर? क्या पाकिस्तान की फौज का बढ़ेगा दबदबा? नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं सौरभ शर्मा। क्या पाकिस्तान की सेना और ISI ने अपने यहां लोकतंत्र को एक कठपुतली बनाकर रख लिया है? ऐसे सवाल उठ रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के इस्तीफे के बाद, जिन्हें आज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दोषी करार दिया और इसके बाद नवाज शरीफ को इस्तीफा देना पड़ा। नवाज शरीफ का पूरा परिवार, उनके दोनों बेटे, उनकी बेटी इस लपेटे में आ चुके हैं। लेकिन नवाज शरीफ की प्रधानमंत्री पद से छुट्टी हो जाने के बाद अब कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। क्या पाकिस्तान की सत्ता फिर से फौज की मुट्ठी में आ गई है? इसी तरह के तमाम सवालों पर आज हम करेंगे एक बहस। हमारे साथ होंगे कुछ मेहमान, लेकिन आइए पहले देखते हैं आखिर क्या हुआ इस बार पाकिस्तान में। नवाज शरीफ 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं और यह दूसरी बार है जब वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 1999 में परवेज मुशर्रफ ने उनका तख्ता पलट दिया था। अब सवाल यह है कि आखिर नवाज की कुर्सी जाने पर भारत पर क्या असर पड़ेगा? शरीफ के जाने का मतलब यह है कि पाकिस्तान में नई सरकार, नए चेहरे और नए मुद्दे होंगे। जानकार भी मानते हैं कि पाकिस्तान में लीडरशिप बदलने से पाकिस्तानी फौज की हरकतें बढ़ सकती हैं। बात यह है कि पाकिस्तान में क्या होगा, उनकी जगह कौन आएगा, किस तरह की सरकार आएगी। लोग कहते हैं कि फौज ताक में है, देख रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए मौका है या नहीं। प्रधानमंत्री को, हमारी सरकार को फिर देखना होगा कि किस तरह ये जो हमारी पुरानी मांग है, उम्मीद है कि हम किसी न किसी तरह पाकिस्तान से अपने रिश्ते दुरुस्त करवाएं और ठीक दोस्ताने ताल्लुकात की तरफ हम आगे बढ़े। अब ये सर्कमस्टेंसेस तो बहुत बदल गए हैं। पाकिस्तान की जो आर्मी है और जो ISI है, जो कि एक अपने आप को एक पैरेलल गवर्नमेंट मानती है, वो जब कभी भी कोई सिविलियन सरकार उसको लगता है कि वो इंडिपेंडेंट हो रही है आर्मी से, तो उसको डिस्टेबलाइज करती है। और नवाज शरीफ के बारे में उसको ये महसूस हो रहा था कि वो इंडिपेंडेंट हो रहा है, वो भारत के साथ जो नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस के लिए प्रयास इत्यादि किया, वो आर्मी को पसंद नहीं था, तो डिस्टेबलाइज करना शुरू किया और ये उसी का नतीजा है। नवाज शरीफ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के रिश्ते बेहतर करने के लिए कई चौंकाने वाली पहल की थी। PM मोदी ने नवाज शरीफ को न सिर्फ अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था, बल्कि खुद भी उनके जन्मदिन पर लाहौर जाकर PM मोदी ने पूरी दुनिया को चौंकाया था। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ जब पेरिस में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गए थे तो दोनों नेताओं ने वहां भी काफी देर एक दूसरे के पास बैठकर लंबी गुफ्तगू की थी। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान में इस बड़े फेरबदल का असर क्या होगा?
क्या पाकिस्तान की सत्ता पर वहां की सेना का दखल बढ़ेगा? क्या पाकिस्तान की गवर्नेंस और विदेश नीति सेना के हवाले हो जाएगी? पाकिस्तान में नई सरकार का भारत के साथ क्या रुख रहेगा? नवाज शरीफ की कुर्सी जाने के बाद अब ऐसे तमाम सवाल और कई तरह की आशंकाएं फिजाओं में तैरने लगी हैं। तो पाकिस्तान में एक बार फिर चुने हुए प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, हटना पड़ा अपने पद से, और इसके क्या पाकिस्तान के लिए मायने हैं और भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर इस पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर बात होगी। तारिक पीरजादा जुड़े हमारे साथ पाकिस्तान से, वहां के स्ट्रेटेजिक मामलों के जानकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय जानकार भी हैं। प्रभात झा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता, संजय झा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और स्टूडियो में मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का। तारिक पीरजादा साहब, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहता हूं, उम्मीद करता हूं आपको आवाज ठीक आ रही होगी मेरी। ये बताइए सर कि आज जो ये हुआ नवाज शरीफ का इस्तीफा, सबसे पहले तो आपके अंदर, देश के अंदर इसके क्या असर होंगे? कौन उनकी जगह पर बनेगा प्रधानमंत्री दोबारा, और अगले साल आपके यहां चुनाव है। आप, मैं चाहता हूं एक बार जरा समेट दें पूरे मामले को, क्या असर आप पाकिस्तान पर देखते हैं इसका? पहले तो यह है कि पाकिस्तान एक 22 करोड़ लोगों की कौम की हैसियत से दुनिया के अंदर सर उठाकर आज ये कह सकता है कि पाकिस्तान एक बाइज्जत, बावकार और अदालती निजाम और जमहूरी निजाम पर यकीन रखने वाला मुल्क है, और उसकी अदालतें जब फैसला देती हैं तो तमाम सियासी और फौजी कुव्वतें उसके सामने सर झुकाती हैं। और आज हमने देखा कि जब अदालत ने फैसला दिया तो उसके नतीजे में नवाज शरीफ ने फौरी तौर पर इस्तीफा दिया, उसको हटना पड़ा, और इलेक्शन कमीशन ने अपना काम किया, उनकी नोटिफिकेशन ओहदे से, वजारत उज़्मा के ओहदे से हटने का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो अदालत का फैसला आया, एक जमहूरी फैसला, अदालती फैसला, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का आईन के तहत काम करने वाला, उसने फैसला दिया। उसके बाद जो अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, जिसके पास सुप्रीम कोर्ट ने केस भेजे हैं शरीफ खानदान के मुस्लिम लोगों के झूठ और दूसरे मुकदमात पर, वो उनकी भी निगरानी सुप्रीम कोर्ट का एक तारिक पीरजादा साहब, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ये फैसला पढ़ा चाहे सुप्रीम कोर्ट के आपके जज साहब ने हो, लेकिन लिखाया तो आपकी फौज ने, आपके जनरल साहब ने है। नवाज शरीफ को हटाया सेना ने, जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी उनके इन धांधलियों की, कथित धांधलियों की जांच करने के लिए, उसमें 2 मेंबर तो आईएसआई के रखे गए थे। पाकिस्तान की फौज और नवाज शरीफ के बीच रिश्ते खराब होते जा रहे थे। ये दरअसल सर तख्ता पलट है पिछले दरवाजे से। अच्छा, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। अगर 2 उनके थे तो 4 जो थे वो तो सिविल हुकूमत के थे। वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के तहत FIA है, जहां से वाजिद ज़िया जो इस कमीशन का सरबराह था JIT का, वो तो FIA से था जो नवाज शरीफ के नीचे थी। पहली बार दुनिया में कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन हुई है। तारिक पीरजादा मेरी बात सुन लीजिए जी, जरा मेरी बात सुन लीजिए। वो 4 लोग तो फैसला खिलाफ दे सकते थे अगर ISI ने लिखवाया था। चौथी बात एक जल्दी से कर लूं, मैं नहीं चाहता हूं आपके मेहमानों का वक्त लूं। देखें, याद रखें, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो पाकिस्तान में है, इसे चंद महीने पहले नवाज शरीफ ने लगाया था। जो इनका दस्तो बाजू है, उसने डॉन लीग परवेज मुशर्रफ को भी नवाज शरीफ ने ही उस पदवी पर बैठाया था सर। परवेज मुशर्रफ को भी नवाज शरीफ ने बैठाया था, और परवेज मुशर्रफ ने क्या किया था नवाज शरीफ के साथ हमने देखा, वो जिंदा है, ये बड़ी बात है आज तक। अच्छा ठीक, अच्छा रुके, मैं मेजर जनरल एसपी सिन्हा को बीच में लाना चाहता हूँ। जनरल साहब एक प्लीज, बाकी मेहमानों के साथ। तारिक पीरजादा साहब प्लीज। जनरल साहब बड़ा खुश हो रहे हैं पीरजादा साहब कि उनके देश ने एक अदालती फैसले का इतना बड़ा वकार हासिल किया कि वो उनके प्राइम मिनिस्टर को अपनी पदवी छोड़नी पड़ी है। उनका अंदर का मामला है, वो करप्ट होंगे, नवाज शरीफ उनका फैसला सुनाए तो अलग बात है। हमारा डर तो ये, पीरजादा साहब प्लीज, हमारा डर जनरल साहब ये है, हमारा डर ये है कि ये नवाज शरीफ जाएंगे तो आएगा कौन? कहीं एक बार फिर वैसी फौजी हुकूमत, वैसे ही जंगजू जनरल जिनके दिमाग में हर वक्त जंग का फितूर छाया रहता है, कहीं ऐसे ही जनरल फिर से पाकिस्तान की चाबी तो नहीं घुमाने लगेंगे? ऐसा है, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की आवाम अभी आपने मुझे कहा एकदम जो इलेक्शन प्रोसेस पे पैसा खर्च करती है वो एकदम बर्बाद है। वो खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान कंट्रोल होता है। तारिक पीरजादा साहब, अपनी बात को आपको कंप्लीट करने का पूरा मौका दूंगा, प्लीज एक दूसरों की बात सुन लीजिए। मैं आपके पास आऊंगा, दोबारा आऊंगा
मैं आपके पास, प्लीज मेरी बात मानकर प्लीज चुप हो जाए, सुन लीजिए। हाँ देखिए, अगर आपने मुझे बात नहीं मुकम्मल करने दी। नहीं, मैं करने दूंगा आपको। सौरभ जी, आपने मुझे कहा था पाकिस्तान कि मैं ये में बताऊं कि कौन पाकिस्तान आएगा। आर्मी फिक्र और की जवाब पाकिस्तान आईएसआई की हुकूमत चलती है। और इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि नवाज शरीफ जी मोदी जी के शपथ ग्रहण में भी नहीं आ सके अपनी मर्जी से, जब तक पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने क्लियरेंस नहीं दिया। और ये मैं बताना चाहता हूं कि ज्वाइंट इंस्पेक्शन टीम में 6 लोग थे, जिसमें 5वां सदस्य था आईएसआई का ब्रिगेडियर सईद, और 6ठा था एमआई का मिलिट्री इंटेलिजेंस का ब्रिगेडियर खुर्शीद, और जो चेयरपर्सन था जेआईटी का वो था मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल वाजिद जिया। जब 3 फौजी जिस कमेटी में हैं, उसका क्या अंजाम समझते हैं आप? क्या होगा? ये पूरी स्क्रिप्ट राइटिंग सिनेमा का पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई करती है, और बाकी हिंदुस्तान की वो पाकिस्तान की जितने इंस्टीट्यूशंस हैं वो खत्म है। किसी को हिम्मत नहीं है। जनरल साहब प्लीज 1 मिनट। पीरजादा साहब प्लीज, आप बहुत ज्यादा भावुक हो रहे हैं, आप गुस्से में आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, आप अपनी बात आराम से भी कह सकते हैं, प्लीज। मैं एक बार यार वो देखो ना कैसे गंद उछाल रहे हैं। नहीं कोई गंद नहीं उछाल रहा, कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, आपके यहाँ जो हुआ उस पर बात हो रही है। प्लीज प्रभात झा जी से मैं बात करना चाहता हूँ। प्रभात झा जी, बात यह है, There's been a huge shake-up in Pakistan. Nawaz Sharif has been forced to step down as Pakistan's Prime Minister. This after Pakistan's Supreme Court disqualified him for life as Prime Minister of Pakistan. Sharif came under the scanner along with his children when they were linked to offshore companies in the Panama Papers. It has been alleged that Nawaz Sharif's family brought property in UK with assets disproportionate to their known sources of income. This was a unanimous judgment. A 5-judge bench of Pakistan Supreme Court unanimously found Nawaz Sharif guilty and disqualified him for holding public office in Pakistan. His daughter Maryam Nawaz has also been barred from contesting elections. The Supreme Court has also directed Pakistan's National Accountability Bureau, the NAB, to file a case against the former Prime Minister and his family. Nawaz Sharif was less than 1 year away from becoming the first Prime Minister in Pakistan's history to complete a full term in office. India Today's Hamza Amir now joins us live from Pakistan. Our Foreign Affairs editor Geeta Mohan with me in Delhi. Hamza, what next for Nawaz Sharif and what next for his party? Who will they nominate as the next Prime Minister of Pakistan? Well, Gaurav, I think for Nawaz Sharif, I think it is very clear and understandable now that Nawaz Sharif's political career is now over, so as is for his family, because it was only one person, Maryam Nawaz Sharif, that he was actually looking ahead as his political hire going forward in the political arena. Now, unfortunately enough for Nawaz Sharif, this is all gone. Now, going forward, after the disqualification of the Prime Minister, disqualification of the Finance Minister, and resignation of the Interior Minister itself, the Parliament itself has actually standing on a very weak position and ground. So going forward, what the future for Nawaz Sharif is going to be is something that has to be decided by the party members, that has to be minus Nawaz Sharif, that the party is going to run its operations. Something like as something that Chaudhry Nisar himself said, that they can sit at the backside and behind doors and take decisions, but the leadership will have to change. That is one major setback for Nawaz Sharif and his political party. But the political party has had already said that they will accept the Supreme Court decision, they will abide by it, they will follow it accordingly. But there are protests that have been learned from Lahore, Gujranwala, Multan and other parts of the Punjab province, where violent protests are actually being staged on the roads, tires are being burned, protesters are coming out. They do not want to accept the decision of the Supreme Court, and they say that all justice has not been served. In fact, they call it an injustice system. And if I tell you the history of Pakistan, yes, there have been
least 20 prime ministers in Pakistan, and none of the prime ministers has actually been able to complete their full term in office. That is the harsh history of what actually reveals that it also establishes even right now that even Nawaz Sharif, even though he actually was running a government that was completely dictated by the military establishment, and he was completely trying to stay on ground in many cases, Yes. and trying to ignore and negate the confrontation with the military establishment itself. Unfortunately enough, in that regard as well, he has not been able to complete a term in office, though PMLN absolutely. as a In fact, political party. Absolutely, not one of 20 prime ministers, as Hamza Amir is telling us, has been able to complete his tenure. And Nawaz Sharif, for some reason, Geeta, has been exceptionally unlucky. 1993, he was ousted on charges of corruption and nepotism and intimidating his political opponents. 1999, after the Kargil war, Pervez Musharraf overthrew him, put him in jail. And once again in 2017, it's the Supreme Court that has ousted him from power, and at a time when there hasn't even been a trial, Geeta. Well, that's right. He's seen it all, Gaurav, 3 terms, and yet he could not finish one single tenure of his. He was very close, just a year away. The elections to be held in 2018, but doesn't seem like the Sharif family will have any luck this time around. What we have is what Hamza Amir accessed for us. This is the final order of the court, wherein it very specifically says, Gaurav, that this man, that former Prime Minister now, Nawaz Sharif, has been disqualified. It's the number 2 point of this entire order. That's the operative part, which reads, and I'll just read the small excerpt out for you, that having furnished a false declaration under solemn affirmation, respondent number 1, Mian Mohammad Nawaz Sharif, is not honest in terms of Section 99F of the ROPA and Article 62(1)(f) of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973, and therefore he's disqualified to be a member of the Majlis-e-Shura. Continuing with this, it says the Election Commission of Pakistan shall issue a notification disqualifying respondent number 1 from being a member of the Majlis-e-Shura. The President of the Islamic Republic of Pakistan is required to take all necessary steps under the Constitution. A huge verdict in Pakistan, which very clearly spells out that Nawaz Sharif and his family have indulged in activities that are ultra-virus of laws and the books of law in Pakistan. But certainly, Gaurav, the most pertinent point over here is that this was an appeal or a plea to see whether if he can be disqualified or not. The trial has to happen. The trial on those charges have not taken place yet. Okay, so is there a window of opportunity, Hamza, for Nawaz Sharif now that the trial will take place in a time-bound manner, or will his problems only get compounded considering the charges against him and his family are extremely grave? And the Supreme Court today unanimously said that he was dishonest to Parliament, unfit for office of Prime Minister of Pakistan. So now Maryam Nawaz faces a probe, Hassan and Hussein face a probe, and Captain Mohammad Safdar faces a probe. So problems only set to compound for Nawaz Sharif. Well, yes, in fact, the problems are in tons and not in, small numbers, because the institutional divide that, Nawaz Sharif has already has been faced with during his 3 times of his leadership has also again, hit him back very, very hard. And this time around, as I said, that, disqualified for life by the Supreme Court, we don't have a precedent or a history that Supreme Court would actually take back or reverse a decision on any reference that actually would challenge the Supreme Court's decision. Though they have this opportunity available, they are going to be going to